राधे राधे सभी को। आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के इतिहास की। देखते हैं हम राजस्थान का इतिहास। राजस्थान एक वीरों की भूमि रहा है, तो अपन देखने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। जो इतिहास शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इति, यानी कि जो इतिहास शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा। इति का अर्थ होता है ऐसा, यानी कि जो इतिहास शब्द है ना बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा, और दूसरा है आस। दूसरा है आस। आस, आस का अर्थ होता है जो घटित हो चुका। जो घटित हो चुका। जो घटित हो चुका। यानी कि जो इतिहास शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है ऐसा, और आस का अर्थ होता है जो घटित हो चुका। यानी अतीत में हुई घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। घटित ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, जो मानव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते, इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। जो इतिहास का जनक कहा जाता है ना, वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक जो कहा जाता है ना बच्चों, वो कहा जाता है हेरोडोटस को, जो यूनान के रहने वाले थे। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था ना, उसका नाम मिलता है द स्टोरिका। हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम मिलता है द स्टोरिका। द स्टोरिका। द स्टोरिका को ही बोला जाता है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज। यहां तक समझ में आया बच्चों? आप सबके समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यानी अपन ने देखा इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है इति। इति का अर्थ होता है ऐसा, और दूसरा है हास। आस का अर्थ होता है जो घटित हो चुका। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई, उनका वर्तमान में अध्ययन करना है इतिहास कहलाता है। चलते हैं आगे की ओर। यानी कि जो इतिहास है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री। जो हिस्ट्री शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के, हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना अथवा जोड़ना। यानी कि जो स्त्री शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बुनना अथवा जोड़ना। यहां तक समझ में आया बच्चों आप सबके? चलो आगे की ओर चलते हैं। यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। स्रोतों के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। यानी कि स्रोतों के आधार पर जो इतिहास को बांटा जाता है ना, वो बांटा जाता है तीन भागों में। स्रोतों के आधार पर इतिहास को बांटा जाता है तीन भागों में। यानी कि पहला भाग है, स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद जो दूसरा भाग है ना, वो है आद ऐतिहासिक काल।
यानी कि इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। जो तीसरा भाग है यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होगा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी कि स्रोतों के आधार पर जो इतिहास को बांटा जाता है ना, वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद ऐतिहासिक काल, तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ऐतिहासिक काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को बोला जाता है हिस्टोरिक पीरियड। जो प्राग ऐतिहासिक काल के है ना, जो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पुरातत्व अथवा खुदाई के माध्यम से। इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। जो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ना, ये मिलती है पुरातत्व अथवा खुदाई के माध्यम से। पुरातत्व अथवा खुदाई से जो भी चीजें हुई है ना, खुदाई के माध्यम से, यानी कि इसमें जो भी चीजें मिली है ना, उसे जानकारी मिलती है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जो प्राग ऐतिहासिक काल को रखा जाता है पाषाण काल में। प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण देखते हैं अपन, वो है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को रखा जाता है पाषाण काल में। जो प्राग ऐतिहासिक काल का भारत में जनक कहा जाता है ना, वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। प्राग ऐतिहासिक काल का भारत में जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांट लिया था। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो इसके बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पुरातत्व अथवा खुदाई के माध्यम से। इसका उदाहरण अपन देखते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल को रखा जाता है पाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी जो आद ऐतिहासिक काल है ना, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। यानी कि जो आद ऐतिहासिक काल है ना, इसके बाद लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे जो इसका उदाहरण है ना, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि स्रोतों के आधार पर अपन ने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा था ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। अब चलते हैं अपन तीसरे की ओर, यानी ऐतिहासिक। इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उस लिपि को पढ़ा भी गया। लिखित साक्ष्य अथवा लिखित साक्ष्य उपलब्ध और उनको पढ़ा भी गया, और उनको पढ़ा भी गया। यानी ऐतिहासिक काल को कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। यानी इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उस लिपि को पढ़ा भी गया। उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे वेद,
उपनिषद, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ आदि को हम ऐतिहासिक के अंतर्गत रख सकते हैं। यहां तक समझ में आया बच्चों आप सभी की? चले आगे की ओर, यानी कि अपन एक बार और देख लेते हैं। जो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। यानी प्राग ऐतिहासिक काल के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है पुरातत्व अथवा खुदाई के माध्यम से। जो भी चीजें मिले उससे जानकारी मिलती है हमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जो प्राग ऐतिहासिक काल को रखा जाता है ना, वो रखा जाता है पाषाण काल के अंतर्गत। और जो भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। इसके बाद अपन चलते आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी आद ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। अपन चलते आगे को ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी गया, जैसे वेद, उपनिषद आदि। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चले आगे की ओर। अब देखते हैं पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन। जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे अपने स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। वैसे पाषाण काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला था पूरा पाषाण काल, पहला था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। दूसरा था मध्य पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन ने रखता है पाषाण काल को। पाषाण काल को भी आगे चलकर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल का विभाजन अपन ने किया तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा हो गया नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ये कहा जाता है इंग्लिश में पाषाण काल को। जो पूरा पाषाण काल के समय है ना, मनुष्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो यानी कि शिकार करना और अपना पेट पालना था। पहली बार मनुष्य ने पूरा पाषाण काल के अंतर्गत अग्नि की खोज की थी। यानी जो अग्नि की खोज हुई थी ना, अग्नि से पहली बार मनुष्य परिचित होता है वो होता है पूरा पाषाण काल में। अग्नि से जो मनुष्य परिचित होता है ना वो होता है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। यानी कि मनुष्य अग्नि से परिचित होता है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। यानी अग्नि की खोज की थी मनुष्य ने पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, अग्नि से परिचित। जो अग्नि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं केन्या में एक जगह पड़ती कुबीफेरा केन्या। यहां से सर्वप्रथम अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं। कुबीफेरा केन्या से सर्वप्रथम अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं। वो मिलते हैं पूरा पाषाण काल के समय के।
यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय था, यानी कि शिकार करता था और अपना पेट पालता था। जो शिकार करने के लिए अनगढ़े पत्थरों या बड़े बड़े पत्थरों से ये जानवरों का शिकार करता था। इसके बाद अपन चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर। यानी इसमें जो शिकार करने के हथियार थे वो बड़े बड़े पत्थरों या हड्डियों के बनाए जाते थे। इनमें इन जो हथियार थे या औजार थे उनका आकार छोटा हो जाता है, उन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ। उन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ। और मनुष्य ने पहली बार मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पशुपालन करना सीख लिया था। मनुष्य पशुपालन से परिचित हो जाता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। पशुपालन से परिचित, पशुपालन से परिचित, यानी कि जो मनुष्य पशुपालन से परिचित होता है ना, पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते हैं राजस्थान में एक जगह पड़ती है बागोर भीलवाड़ा। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य, यानी जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते हैं बागोर। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में एक जगह है, बागोर पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और दूसरी जगह थी आदमगढ़ जो पड़ता है एमपी में। यहां से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा था आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी, यहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यहां तक समझ में आया आप सभी को? यानी अपन ने देखा पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पहली बार मनुष्य अग्नि से परिचित होता है। जो अग्नि के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कोबीफेरा केने से। इसमें मनुष्य है ना शिकार करता था और अपना पेट पालता था, और शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। इसके बाद उसका दिमाग जैसे विकसित हुआ तो इन हथियारों या औजारों का जो आकार बढ़ा था उनका आकार छोटा हो जाता है, उन्हें कहा गया माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने पहली बार पशुपालन करना सीखा था, यानी पशुपालन से परिचित हुआ था। जब पशुपालन से परिचित होता है तो पशुओं के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं ना हमें, वो मिलते हैं राजस्थान में एक जगह पड़ते बागोर भीलवाड़ा में। वहां से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते। और एक जगह पड़ते आदमगढ़ एमपी, यहां से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते। अब अपन ने देख लिया पेलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। अब चलते न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल के अंतर्गत। मनुष्य ने नव पाषाण काल के अंतर्गत, यानी इधर तो जो हथियार बनाए जाते हैं बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते हैं, इनमें इनका आकार छोटा हो जाता है। अब मनुष्य अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग हथियारों का औजारों का प्रयोग करने लगा था। मनुष्य ने पहली बार कृषि कार्य करना सीख लिया था वो नव पाषाण काल के अंतर्गत, यानी मनुष्य कृषि से परिचित हो जाता है, यानी कृषि से परिचित, मनुष्य कृषि से परिचित हो जाता है। जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते मेरगढ़ नामक स्थान पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं में मेरगढ़, मेरगढ़ जो पड़ता है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जो पड़ता है पाकिस्तान। यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। नव पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने अपने दिमाग से पहला वैज्ञानिक प्रयोग किया था। जो पहला वैज्ञानिक प्रयोग था ना वो था पहिए का। मनुष्य ने अपने दिमाग से पहला वैज्ञानिक प्रयोग किया था, वो किया था पहिए का, यानी वैज्ञानिक आविष्कार वो किया था पहिए का। पहिए का आविष्कार अपने दिमाग से किया था आविष्कार। और मनुष्य ने जो पहला पशुपालन किया था ना, वो जो जिस चीज को पहले पाला था मनुष्य के द्वारा पाला गया था कुत्ते को। यहां तक समझ में आया? अपन ने देखा स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता। तब पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आदिऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। इसके बाद अपन ने जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत अपन रखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल का विभाजन देखा आपने, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता। पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा था नव पाषाण काल। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। मनुष्य अग्नि से परिचित हुआ था ना, वो हुआ था पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य पहली बार अग्नि से परिचित होता है। जो अग्नि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना हम लोगों, वो मिलते हैं कोबीफेरा जगह पड़ते हैं केन्या में।
इसके बाद अपन चलते हैं मध्य पाषाण काल की ओर, यानी कि जो मनुष्य शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों या अनगढ़े पत्थरों का प्रयोग करता था ना, वो आगे चलकर उनका आकार छोटा हो जाता है और उन आकार छोटे वाले औजारों को बोला गया माइक्रोलिथ। और मनुष्य ने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पहली बार पशुपालन करना सीख लिया था, पशुपालन से परिचित हो गया था मनुष्य। यानी पशुपालन के जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते हैं बागोर भीलवाड़ा में और आदमगढ़ एमपी से। यहां तक समझ में आया बच्चों आपके? चले आगे की ओर, यानी पाषाण काल के आधार पर अपन ने देखा तीसरा था नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। इसमें मनुष्य ने पहली बार कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। हमें जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं ना, वो मिलते हैं मेरगढ़ बलूचिस्तान जो पड़ता है पाकिस्तान के अंतर्गत। मनुष्य ने पहली बार अपने दिमाग से जिस चीज को बनाया था ना या आविष्कार किया था, वो था पहिए का आविष्कार। यहां तक समझ में है आप सभी के? चले आगे की ओर। अब अपन देखते हैं राजस्थान का नामकरण, यानी भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सभ्यता काल से, जबकि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है राजपूत काल से। यानी अपन देखते हैं राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण। समझ में आ रहा है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राजस्थान का नामकरण, यानी राजस्थान के नामकरण से पहले अपन देख लेते हैं जो भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है ना, वो मानी जाती है सभ्यता काल से। भारतीय इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है ना, भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है सभ्यता काल से। सभ्यता काल से। चले यहां तक समझ में आया आप सभी को? यानी कि जो भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है सभ्यता काल से। वैसे अपन देखते हैं तो राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है ना, राजस्थान के इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है ना, शुरुआत मानी जाती है राजपूत काल से। यानी कि भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है सभ्यता काल से और राजस्थान के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है राजपूत काल से। चले आगे अपन देखते हैं अब राजस्थान का नामकरण, यानी कि राजस्थान का नामकरण देखते हैं अपन। यानी कि वेदों की संख्या है 4, जिसके अंतर्गत पाला होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग मिलता है ना, वो मिलता है ब्रह्मवर्त प्रदेश। ब्रह्मवर्त प्रदेश, यानी ऋग्वेद में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग मिलता है ना हमें, वो मिलता है ब्रह्मवर्त प्रदेश। इसका अर्थ होता है देवताओं के द्वारा बसाया हुआ प्रदेश। देवताओं के द्वारा बसाया गया प्रदेश। यानी कि अपन ने देखा वेद, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है ना, वो मिलता है ब्रह्मवर्त प्रदेश। इसका अर्थ होता है देवताओं के द्वारा बसाया हुआ प्रदेश या देवताओं के द्वारा बसाया गया प्रदेश। इसके बाद यानी अपन देखते हैं रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी के द्वारा। रामायण यानी कि अपन देखते हैं
रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, जबकि महाभारत लिखा गया था वेद व्यास जी के द्वारा। जो रामायण में राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है ना, वो मिलता है मरुकांतार। यानी कि ऋग्वेद में तो राजस्थान के लिए जो शब्द मिलता है ना, वो मिलता है ब्रह्मवर्त प्रदेश। इसका अर्थ होता है देवताओं के द्वारा बसाया गया प्रदेश। जबकि रामायण के अंतर्गत राजस्थान को कहा गया मरुकांतर। मरुकांतर इसलिए कहा गया है कि मरुस्थल की अधिकता के कारण, यानी मरुस्थल की अधिकता के कारण राजस्थान को कहा गया मरुकांतर। मरुस्थल की अधिकता के कारण, मरुस्थल की अधिकता के कारण राजस्थान को कहा गया मरुकांतर। अब चलते, एक लेख मिलता है 682 ईस्वी में, जिस लेख का नाम है बसंतगढ़, जो मिलता है सिरोही से, जो है राजा वार्मलत का। यानी आगे चलते अपन, एक लेख मिलता है 682 ईस्वी में, 682 ईस्वी में। लेख का नाम है बसंतगढ़। जो हमें बसंतगढ़ लेख मिलता है ना, ये मिलता है सिरोही से। जो लेख मिला है बसंतगढ़, जो ये मिला है, ये हमें मिला है सिरोही से। जो ये लेख है ना, ये राजा वार्मलत का, राजा वार्मलत का। इसमें राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग मिलता है ना, इसमें राजस्थान को कहा गया है राजस्थानीय द्वितीय। यानी इसमें राजस्थान को कहा गया है राजस्थानीय द्वितीय। यहां तक समझ में आया आप सभी को। अपन ने देखा राजस्थान का नामकरण, यानी ऋग्वेद में जो राजस्थान को कहा गया ना, वो कहा गया ब्रह्मवर्त प्रदेश, यानी देवताओं के द्वारा बसाया गया प्रदेश। इसके बाद अपन देखते हैं रामायण में राजस्थान को कहा गया मरुकांतर, मरुस्थल की अधिकता के कारण। इसके बाद अपन एक लेख देखते हैं, अपन लेख 682 ईस्वी में एक लेख लिखा जाता है, ये मिलता है हमें बसंतगढ़, जो पड़ता है सिरोही में। तो यहाँ पे ये जो लेख है ना, ये है राजा वार्मलत का। इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय नामक शब्द का प्रयोग मिलता है। यहां तक समझ में आया आप सभी को। चले आगे की ओर। अब देखते 1800 ईस्वी में ईस्वी की बात है। यहां तक समझ में आया आप सभी को। 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज घूमने आता है राजस्थान की ओर। उसका नाम मिलता है जॉर्ज थॉमस घूमने आता है राजस्थान की ओर। ये जहां भी जाता है ना, इसको राजपूत दिखाई देते हैं, तो ये राजस्थान को नाम दे देता है राजपूताना। यानी कि राजपूताना जो नाम दिया गया था ना 1800 ईस्वी में, वो दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। राजस्थान को नाम देता है राजपूताना। राजस्थान को नाम देता है राजपूताना। राजपूताना। राजस्थान को जो नाम दिया गया था ना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा, वो नाम दिया गया था राजपूताना। इसने जो नाम दिया था ना, ये ओनली मौखिक दिया था। जो राजपूताना नाम दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में, ये इन्होंने मौखिक नाम दिया था। इसके बाद 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा
फ्रैंकलिन के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, द मिलिट्री यानी कि जो 1805 ईस्वी की बात है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक ग्रंथ लिखा द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर थॉमस। इसमें राजपुताना शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग मिलता है। जो ग्रंथ लिखा गया था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, या एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। उस पत्रिका का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर थॉमस। इसमें पहली बार राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द दिया गया था वो दिया गया था लिखित, जबकि 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए जो राजपुताना शब्द दिया गया था ना, वो दिया गया था मौखिक, वो दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। यहां तक समझ में आया आप सभी को? अब चलते अपन 1829 ईस्वी की ओर। 1829 ईस्वी की ओर एक विद्वान आते राजस्थान में, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक के नाम से जाना जाता है। आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ये एक ग्रंथ लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये लिखा जाता है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। इसका एक अन्य नाम मिलता है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका अन्य नाम है। जो ग्रंथ लिखा गया था ना कर्नल जेम्स टोड के द्वारा द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका अन्य नाम है। इसे हिंदी में दक्षिणी पश्चिमी भारत की यात्रा भी कहा जाता है। यहां तक 1829 में इसी ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। जो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है ना, वो प्रयोग मिलता है 1829 ईस्वी में, किया गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अपने ग्रंथ द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द दिया गया था। जो कर्नल जेम्स टोड था, जो इन्होंने ये ग्रंथ प्रकाशित कराया था ना, ये प्रकाशित होता है, इनका ग्रंथ प्रकाशित होता है लंदन से, और इसकी भाषा थी अंग्रेजी, क्योंकि खुद अंग्रेज थे तो इनकी भाषा थी अंग्रेजी। इस ग्रंथ की जो भाषा थी ना, वो थी अंग्रेजी। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की जो भी यात्रा की है ना, वो अपना घोड़े पर बैठकर ही दूसरी जगह जाते थे। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का जनक भी, राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और जो कर्नल जेम्स टोड जिस घोड़े पर बैठ कर जाते थे ना, उसका नाम मिलता है बजराज। इनके घोड़े का जो नाम था ना, वो मिलता है बजराज। अब चलते आगे की ओर।
यानी कि जो राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है ना, वो कहा जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। यानी कि राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है GH ओझा को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। हीराचंद ओझा को इतिहास का जनक तो कहा जाता है हेरोडोटस को, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है वेद व्यास जी को, और राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, और राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। और जो राजस्थान की हमें जो आकृति मिलती है ना, वो मिलती है विषम कोणे चतुर्भुज के समान। यानी कि जो राजस्थान की आकृति है ना, राजस्थान की जो आकृति है ना, वो मिलती है पतंगाकार या विषम कोणे चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। जो राजस्थान की ये आकृति बताई थी ना, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये बताने वाले थे TH हैंडले के द्वारा ये आकृति बताई गई थी राजस्थान की। आज के लिए अपन यहां तक ही पढ़ेंगे, आगे की क्लास हम लेंगे कल, जिसमें देखेंगे अपन सभ्यताएं। पहली सभ्यता देखेंगे कालीबंगा सभ्यता।